हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा सेशन वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 2 से लेकर 8 मार्च तक के टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 करंट अफेयर पूरे वीक से यहां पर मैं आपको बताऊंगा, नोट कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आने वाली एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड तक सेशन में बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार अपने नाम किया है जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा बीसीसीआई इसका आयोजन करवाता है। 1934 से यह आयोजित किया जा रहा है। पहली बार इसके इतिहास में जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। आपको पता है, फाइनल में जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक की टीम को हराया। 8 बार की चैंपियन रही है कर्नाटक की टीम, मतलब 8 बार चैंपियन रह चुकी है रणजी ट्रॉफी में। अब इस बार कर्नाटक रनर अप रही और फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम ने कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। लास्ट ईयर 2024-25 की जो रणजी ट्रॉफी थी उसका खिताब जीता था विदर्भ ने, और इस बार विनर रहा जम्मू कश्मीर। इस बार 91वां एडिशन था रणजी ट्रॉफी का, और फाइनल खेला गया था KSCA स्टेडियम में, जो कि कर्नाटक के हुबली में स्थित है। यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरी ट्रॉफी के अकीब नबी रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के प्लेयर हैं। तो विनर हमको पता चल गया, विनर हो गई जम्मू कश्मीर की टीम, इसके कैप्टन थे पारस डोगरा। और रनर अप हो गई कर्नाटका की टीम, जिसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। इजी। 2024-25 की विनर विदर्भ की टीम थी, और तब रनर अप रही थी केरला की क्रिकेट टीम। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 चीतों को किस देश से लाया गया है? तो कुनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। रिसेंटली क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 9 चीतों को बोत्सवाना देश से लाकर शिफ्ट किया गया है। देखिए, इंडिया में जो चीते हैं ना, 1952 में विलुप्त हो गए थे। 1952 से इंडिया में चीते नहीं है। वापस चीतों को बसाने के लिए 2022 में इंडिया में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट चीता। और इसके तहत अफ्रीकी देशों से चीतों को लाकर बसाया गया कुनो नेशनल पार्क में। सबसे पहले अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते लाए गए, फिर दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए, और अभी रिसेंटली बोत्सवाना से 9 चीतों को लाकर बसाया गया है कुनो नेशनल पार्क में। एमपी के उत्तर में जो कुनो नेशनल पार्क है, कुनो पालपुर नेशनल पार्क, श्योपुर जिले में, एक्चुअल में उसका क्लाइमेट अफ्रीका के जैसा है, तो चीते यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए अभी कुनो नेशनल पार्क में 9 चीतों को लाकर छोड़ा गया है, बोत्सवाना से ये चीते लाए गए हैं, और इनको मिलाकर अब कुनो नेशनल पार्क में टोटल चीतों की संख्या हो गई है 48। तो प्रोजेक्ट चीता यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1952 में चीते विलुप्त हो गए थे। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी 2022 में। 8 चीते पहली बार नामीबिया से आए, फिर 12 चीते आए साउथ अफ्रीका से, 20 चीते हो गए, फिर इनका कुनबा बढ़ता गया कुनो नेशनल पार्क में, ये बढ़ गए, और अब 9 और शिफ्ट किए गए, तो टोटल हो गए हैं 48। इजी, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अभी तक तो वैसे कुनो नेशनल पार्क में ही चीते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट की एक और योजना है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पर भी कुछ चीतों को शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर कोई पैंडेमिक फैलता है तो पूरे चीते एक साथ खत्म ना हो जाए। और इसके अलावा एमपी और राजस्थान के बीच में पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आरव डेंगला। आरव डेंगला की बात करें तो ये मूल रूप से आते हैं मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले। 17 साल की एज है इनकी। जो इलो रेटिंग है फिडे की, वो 2506 हो गई है। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी चेस प्लेयर की फिडे रेटिंग या इलो रेटिंग 2500 के पार हो जाती है, तो फिर उन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जा सकता है। कुछ और कंडीशन भी होती है, लेकिन ये भी एक बेसिक कंडीशन है। तो इसको पार किया है आरव डेंगला ने, और ये 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप में कुछ टूर्नामेंट इन्होंने जीते, और उसके बाद ये इंडिया के 93 शतरंज प्लेयर या ग्रैंड मास्टर बने, 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। इनके पहले इंडिया के 92 चेस ग्रैंड मास्टर थे आर्यन वार्ष्णेय,
और 91 चेस ग्रैंड मास्टर थे राहुल वीएस। तो 91, 92 और 93 अब कौन बने? आरव डेंगला। इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो ये हैं विश्वनाथन आनंद। उनको भी याद रखिएगा, वो पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में ह्यूमन एनिमल या वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं फिल्म अभिनेता पवन कल्याण। तो आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के द्वारा एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ताकि राज्य में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। देखिए होता क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल है, फॉर एग्जांपल हाथी है ना, और दूसरे वन्य जीव, ये क्या होता है, भोजन की तलाश में कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं। तो इनका, इससे क्या होता है, हाथियों का स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तहस नहस कर देते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, कभी कभी वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल है वो मर जाते हैं। तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए हनुमान प्रोजेक्ट की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। इसके तहत गांवों की सीमा में अलार्म, जो अलर्ट सिस्टम है वो लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। अगर कोई जानवर आता है तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा, निगरानी की जाएगी और अलर्ट भेजा जाएगा गांव में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है। और जंगल क्षेत्रों में ही जो वाइल्ड लाइफ है उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो शहरों की और गांवों की तरफ ना आए। तो ये प्रोजेक्ट हनुमान है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग ओवरवेट और मोटापे के मामले में वर्ल्ड में इंडिया दूसरे स्थान पर है। आंसर बी। अच्छा, रिपोर्ट किसने जारी की? तो लंदन का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ओबेसिटी पर रिसर्च और एनालिसिस का काम करती है और इसके अलावा इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसको बढ़ावा देने के लिए संस्था काम करती है। तो इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट। वर्ल्ड में ओवरवेट और मोटापे के जो मामले हैं ना, उस मामले में वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चाइना और थर्ड पर है यूएसए। ठीक है, अभी 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया था, उसी दिन इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में इंडिया को लेकर जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि इंडिया में 5 से लेकर 9 साल के जो बच्चे हैं ना, उनमें 1.49 करोड़ बच्चे ओवरवेट के शिकार है और 10 से 19 साल के बच्चों में 2.5 करोड़ से ज्यादा जो किशोर है वो ओवरवेट या जो ओबेसिटी है उसके शिकार है, मोटापे के या फिर ओवरवेट के। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में 41 मिलियन जो इंडियन बच्चे हैं उनमें बॉडी मास इंडेक्स बहुत अधिक है, मतलब उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है। ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। वर्ल्ड को लेकर भी कुछ डेटा दिया इन्होंने बताया कि 5 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों में अगर वर्ल्ड में देखें तो 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो कि ओवरवेट हैं। तो ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट है। मोटापे के मामले में पहले नंबर पर इस रिपोर्ट में है चाइना, सेकंड पर है इंडिया और थर्ड पर रखा गया है यूएसए को। आप सभी को होली की सेल का आज लास्ट डे है, तो यहां पर आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि आज आपको सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो फायदा उठाइएगा, सेल का लास्ट डे है, इसके बाद हो सकता है आपको सभी कोर्सेस पर प्राइस में हाइक देखने को मिले। तो यहां पर आप जो करंट अफेयर 2026 का वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा ओएसएस पैकेज, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए करंट अफेयर, वैसे डेली करंट अफेयर में मैं आपको सब कुछ पढ़ाता ही हूं, लेकिन इसके अलावा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट और क्विज यहां पर मिल जाएंगे। आपको 50 से ज्यादा करंट अफेयर मंथली और ईयरली ई बुक यहां पर मिल जाएगी। तो ये पूरा पैकेज है कंबाइन, आप इसे ज्वाइन कीजिए।
2026 के दिसंबर के एंड तक जो भी करंट अफेयर आएगा, जो भी मंथली पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ आएगी, जो भी मॉक टेस्ट और क्विज आएंगे, वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको मिल जाएगा और चेकआउट कीजिएगा। सेल का लास्ट डे है तो फायदा उठाइए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो रिसेंटली भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने काफी सारे राज्यों में गवर्नर और एक यूनियन टेरिटरी में दो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की है। तो भारतीय संविधान में ये जो नियुक्ति का प्रावधान है ना गवर्नर का, वो उल्लेखित है आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जो मंत्री परिषद है उनकी सिफारिश पर करते हैं प्रेसिडेंट नियुक्त, ठीक है ना। तो आर्टिकल 155 में गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए हैं। यहां पर देखिए, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, वैसे पढ़ लीजिएगा एक बार, पॉज करके भी इनको देख लीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। प्रीवियस पोस्ट है कि अभी तक कहां पर अपॉइंट थे और नई अपॉइंटमेंट कहां पर हुई है। तो सबसे पहले हैं शिव प्रताप शुक्ला, ये अभी तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब ये तेलंगाना के गवर्नर बनाए गए हैं। फिर जिष्णुदेव वर्मा, ये तेलंगाना के गवर्नर थे, ये महाराष्ट्र के गवर्नर बने। फिर नंद किशोर यादव आते हैं, ये नई नियुक्ति है, नागालैंड के गवर्नर बने हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, ये बिहार के गवर्नर बने। विनय कुमार सक्सेना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थे, अब बने हैं ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी। फिर तरनजीत सिंह संधू की बात करें तो ये एक एम्बेसडर रहे हैं फॉर्मर, अब ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। आर.एन. रवि तमिलनाडु के गवर्नर थे, इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया। एक है आर.वी. आर्लेकर या राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये केरला के गवर्नर थे, इनको एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है फिलहाल के लिए तमिलनाडु का। कविंदर गुप्ता, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के और अब ये गवर्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के। तो ये बेसिक जो अपॉइंट हुए हैं इनको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, काम आएंगे, और इनके नोट्स बना लेना क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। आगे आइए, यूनाइटेड नेशन विमेन 2026 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत लीगल राइट प्राप्त हैं? यूनाइटेड नेशन विमेन, ये यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है ना, उसका नाम ही है यूनाइटेड नेशन विमेन रिपोर्ट। 2026 की अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई इसके द्वारा। इक्विलिटी, जो जेंडर इक्विलिटी है उस पर यह रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में पूरे वर्ल्ड में केवल 64% ही लीगल राइट प्राप्त हैं। मतलब जो वर्ल्ड में इक्विलिटी की बात की जाती है कि वर्ल्ड में मैन और विमेन के बीच में इक्विलिटी है, जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने की जो बात की जाती है, एक्चुअल में वो अभी हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो यूनाइटेड नेशन विमेन 2026 रिपोर्ट है, ये हाल ही में जारी की गई यूनाइटेड नेशन विमेन नाम की संस्था के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया कि ग्लोबल लेवल पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 64% लीगल राइट प्राप्त है। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर पूरी तरीके से लीगल इक्विलिटी महिला और पुरुषों के बीच में हो, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ओके। और इसके अलावा 54% देश वर्ल्ड में अभी भी ऐसे हैं जहां पर रेप की जो डेफिनेशन है वो कंसेंट पर आधारित नहीं है, मतलब सहमति से वो डेफिनेशन नहीं बनी, कुछ भी बना दिया है अपने हिसाब से। तो इन चीजों को एड्रेस किया गया। लगभग 75% देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी बाल विवाह की अनुमति वर्ल्ड में, ठीक है। 44% कंट्रीज ऐसी है जहां पर इक्वल पे नहीं दिया जा रहा, इक्वल वर्क के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में, ठीक है। तो इन सभी चीजों को यहां पर एड्रेस किया गया है। यूनाइटेड नेशन विमेन की ये रिपोर्ट है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन का इंस्टीट्यूशन है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या है? तो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2 शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च किए हैं 2027 के सेंसस के लिए। एक महिला और एक पुरुष का शुभंकर है। इसमें महिला का नाम है प्रगति और पुरुष जो मैस्कॉट है उसका नाम है विकास। तो प्रगति और विकास ये मैस्कॉट बनाए गए हैं 2027 के सेंसस के, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। इसके अलावा 4 डिजिटल टूल्स भी जारी किए गए थे अमित शाह के द्वारा, ताकि जनगणना, क्योंकि ये इंडिया की पहली जनगणना है 2027 में जो कि इंडिया की डिजिटल जनगणना है पहली, तो इसके लिए 4 डिजिटल टूल्स को भी लॉन्च किया गया है ताकि जनगणना को सही ढंग से किया जा सके। अब ये जो 2 मैस्कॉट है ना, ये सीडेक ने विकसित किए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक है, इसने विकसित किए हैं। तो 2027 के सेंसस में ये 2 मैस्कॉट है, मेल है विकास और फीमेल है प्रगति। 2027 का जो सेंसस है 2 स्टेज में किया जाएगा। इस साल ये अक्टूबर में शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2026 से। पहले फेज में या स्टेज में लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहां पर जनगणना की जाएगी। दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, बाकी इंडिया में जनगणना की जाएगी। तो इस तरीके से ये भारत का 16वां सेंसस होगा और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है, याद रखना। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट को जारी किया गया। इस लिस्ट में 2026 में 16 महिलाओं को वर्ल्ड से शामिल किया गया। इनमें से एकमात्र इंडियन हैं सफीना हुसैन, जिन्हें टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में जगह दी गई। अगर हम सफीना हुसैन की बात करें ना, तो ये एजुकेट गर्ल्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। नाम सुना है एजुकेट गर्ल्स का? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे 2025 में लास्ट ईयर रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एशिया का नोबेल कहलाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये 2025 में दिया गया था एजुकेट गर्ल्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन को। आपको पता है इंडिया में पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसने रेमन मैग्सेसे का अवार्ड जीता है ये एजुकेट गर्ल्स से, और इसकी फाउंडर है सफीना हुसैन, जिन्हें टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया। ओके, तो 16 महिलाओं को जगह दी गई थी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना योगदान दिया हो, ऐसा कोई योगदान जो कि वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, तो फिर उन्हें विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था 2007 में बनाई थी सफीना हुसैन ने। ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ट्राइबल एरिया में जो रूरल एरिया है इंडिया में, वहां पर ऐसी बच्चियां जो कि स्कूल छोड़ चुकी हैं उन्हें वापस एजुकेशन से जोड़ना इस संस्था का मुख्य कार्य है। राजस्थान में ये 50 गांवों से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये 12 राज्यों के 30,000 गांवों तक पहुंच चुका है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को वापस शिक्षा से जोड़ा गया है, और इनका लक्ष्य है कि 2035 तक 1 करोड़ महिलाओं को वापस एजुकेशन की तरफ लाया जा सके। तो यह सफीना हुसैन का ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे 2025 अवार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा चुका है, और सफीना हुसैन को 2026 में विमेन ऑफ द ईयर की टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल किया गया। इनकी एक बुक भी काफी फेमस है, एवरी लास्ट गर्ल अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज फॉरगॉटन डॉटर्स। यह बुक है सफीना की, तो याद रखिएगा, इनको पूछे जा सकते हैं। टाइम मैगजीन 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, समाचार पत्रिका है। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, और यूएसए न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूएसए की ये मैगजीन है। मणिपुर हिंसा जांच आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर हिंसा जांच आयोग, मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को। आपको पता है जस्टिस बलबीर सिंह चौहान के पहले इस कमीशन के अध्यक्ष के पद पर अजय लांबा थे। 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच में एक हिंसा शुरू हुई थी, और उस समय उस हिंसा की जांच के लिए 2023 में एक कमीशन का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। इसी का नाम है मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन। इसके अध्यक्ष 2023 में अजय लांबा बने थे।
अब इनके इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस बलबीर सिंह चौहान की नियुक्ति की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है मणिपुर वायलेंस इंक्वायरी कमीशन। जस्टिस चौहान 1 मार्च 2026 से इन्होंने कार्यभार संभाला है कमीशन के अध्यक्ष के रूप में। आपको पता है लास्ट ईयर 2025 में भारत का पहला राज्य था मणिपुर जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, एकमात्र राज्य जिसमें 2025 में प्रेसिडेंट रूल लगा। फरवरी में प्रेसिडेंट रूल लगा था, अभी फरवरी 2026 में 1 साल के बाद यह प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ और नए सीएम बनाए गए वाई खेमचंद सिंह, ये नए सीएम बने। वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक कमीशन है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उनकी पीड़ितों के उनके जो पीड़ित है उनके पुनर्वास और वेलनेस के लिए जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का गठन किया था 2023 में। 2025 में इसका भी कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है पुनर्वास के लिए, और ये जिसकी हमने बात की थी बलबीर सिंह चौहान जिसके अध्यक्ष बने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है या कमीशन है जो कि जांच कर रही है मणिपुर हिंसा की। सिक्किम सरकार ने पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है। सिक्किम का एकमात्र एयरपोर्ट है पाक्योंग एयरपोर्ट, इसका अब नाम चेंज किया जाएगा और त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम किया जाएगा। त्रिलोचन पोखरेल की बात करें तो ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर हैं सिक्किम के। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अनाउंस किया है कि पैक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। एयरपोर्ट पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे पैक्योंग एयरपोर्ट कहा जाता है। गंगटोक जो कि सिक्किम की कैपिटल है उसे 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट है। त्रिलोचन पोखरेल, इन्हें गांधी जी के नाम पर गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है ना। गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने काफी योगदान दिया है, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें योगदान था, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो गांधी पोखरेल के नाम से इनको पुकारा जाता है। ये सिक्किम के ही हैं, इसीलिए सिक्किम के एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एचपीवी टीकाकरण प्रोग्राम किस बीमारी से संबंधित है। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से संबंधित है। सर्वाइकल कैंसर इसे कहा जाता है। महिलाओं में दूसरा कॉमन कैंसर जो है ना वो सर्वाइकल कैंसर है। तो महिलाओं को इससे बचाने के लिए अभी राजस्थान के अजमेर से नेशन वाइड ह्यूमन एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। एचपीवी का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पापिलोमा वायरस इसे कहा जाता है, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, एचपीवी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, 14 वर्ष की बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि उनको एचपीवी इन्फेक्शन से बचाया जा सके और सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को कवर करने का यहां पर लक्ष्य है। 1.5 लाख से ज्यादा मामले हर साल सर्वाइकल कैंसर के इंडिया में देखने को मिलते हैं महिलाओं में। तो एचपीवी वायरस भी समझ में आ गया आपको, ह्यूमन पापिलोमा वायरस या एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ताकि कैंसर को रोका जा सके। शुरुआत कहां हुई? राजस्थान के अजमेर से। विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 3 मार्च को। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड एनिमल और प्लांट की प्रोटेक्शन किया जाना और इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों को अवेयर करना कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ताकि हमारा क्लाइमेट और जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसी उद्देश्य से 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। आपको पता है ये जो 3 मार्च की डेट है ना, ये कन्वेंशन या एक ट्रीटी से संबंधित है जिसे सिटी कन्वेंशन के नाम से पुकारा जाता है। 1973 में एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था जिसका नाम है सिटी कन्वेंशन। इसी की याद में 3 मार्च का दिन चुना गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए।
सिटी कन्वेंशन की बात करेंगे, लेकिन पहले हम थीम देख लेते हैं। 2026 में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। अच्छा, सिटी कन्वेंशन जिसकी याद में मनाया जा रहा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यह है सिटी कन्वेंशन। देखिए, इसको 1973 में 3 मार्च को अडॉप्ट किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वॉशिंगटन में, इसीलिए इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके तहत वर्ल्ड में वाइल्ड एनिमल या प्लांट की ऐसी स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में, जो कि विलुप्त हो सकती है आने वाले समय में, उनके ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई, एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया कि ऐसे प्लांट की स्पीशीज या एनिमल को ट्रेड नहीं किया जाएगा, है ना, जैसे मारा नहीं जाएगा, ट्रेड नहीं किया जाएगा। तो एक सिटी कन्वेंशन था, 3 मार्च 1973 को बना, 1 जुलाई 1975 को एडॉप्ट किया गया, लागू किया गया। 185 कंट्रीज ने इस पर साइन किया था एक साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने अपना अंतिम वनडे मैच किस टीम के खिलाफ खेला है? तो ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेट प्लेयर है एलिसा हेली। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। आखिरी वनडे इन्होंने अभी इंडिया के खिलाफ खेला है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की एक सीरीज का आयोजन किया गया था, वनडे सीरीज का। ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 3-0 से अपने नाम की। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली, विकेट कीपर बल्लेबाज है ये एलिसा हेली। इन्होंने आखिरी वनडे खेला अपना, बहुत ही शानदार पारी खेली, 158 रन बनाए हैं 98 बॉल्स पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तस्मानिया में ये 3rd मैच खेला गया था वनडे का, ऑब्वियस सी बात है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता 3-0 से ये सीरीज अपने नाम की, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल खेलों से। वैसे अनाउंसमेंट ये 2 महीने पहले कर चुकी थी कि इंडिया के साथ जो वनडे सीरीज है उसके बाद में रिटायर हो जाऊंगी, तो अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस बुक का विमोचन किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया की बात करें तो ये यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिया के। तो नई दिल्ली में इन्होंने हाल ही में महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नाम की बुक का विमोचन किया। इस बुक को लिखा है धीरज काकड़िया ने। ये आकाशवाणी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं, धीरज काकड़िया। इनकी जो बुक है ना वो एक्चुअल में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, क्योंकि महात्मा गांधी का अगर हम जीवन देखें तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पूरे इंडिया को एकजुट करने का काम किया। तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, गांधी जी के प्रभावित करने की जो क्षमता, उस पर बेस्ड इस बुक को लिखा गया है। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में अभी ये पब्लिश की गई। धीरज काकड़िया की बुक है, और लॉन्च किसने की? तो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। कहां लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। पात्र निर्माता आयातक योजना किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम। इसे लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी 2026-27 का जो बजट अनाउंस किया था ना, उसमें इस स्कीम को अनाउंस किया था। और अब फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम को लॉन्च किया है। अच्छा, स्कीम क्या है? भारत के जो मैन्युफैक्चरर है ना, अगर उनका कोई भी इंपोर्ट गुड्स आता है भारत के एयरपोर्ट पे, तो उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अब यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है ना, वो अपने इंपोर्ट गुड्स को बिना कस्टम ड्यूटी के भी ले जा सकते हैं तुरंत, क्योंकि भुगतान में टाइम लगता है। तो तुरंत बिना कस्टम ड्यूटी दिए आप लेके चले जाओ। कस्टम ड्यूटी आप बाद में दे देना आराम से, हर मंथ भी दे सकते हो आप, और बाद में भी इसे एक साथ चुका सकते हो। लेकिन एक बार आप अपने इंपोर्टेड गुड्स का क्लियरेंस ले सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी के। यही स्कीम है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम। उद्देश्य क्या है? भारत में जो ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स है, उनके कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल में सुधार करना।
भारत में जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। इन शॉर्ट, भारत में प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए किसी भी कारण से। तो इस उद्देश्य से ये स्कीम शुरू की गई है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है। पहली चीज तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका टर्नओवर और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जिनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है क्लियरेंस का, है ना, कस्टम ड्यूटी चुकाने का, और ऐसे लोगों को पहले यह सुविधा दी जाएगी। तो किसने इसे लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? तो 75 अरब अमेरिकी डॉलर का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट को रिन्यू किया है इंडिया ने जापान के साथ। यह एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और जापान के बीच में 2008 में हुआ था, और पहले भी यह 2018-2020 में रिन्यू किया जा चुका है। अब 2026 में एक बार फिर से इसे रिन्यू किया गया है क्या? एग्रीमेंट क्या है समझो। एक करेंसी एक्सचेंज व्यवस्था है दोनों देशों के बीच में। एक्चुअल में होगा क्या कि अगर जापान के पास डॉलर खत्म हो जाता है और उसको विदेशों से सामान खरीदना है, तो जापान क्या करेगा? अपनी जो येन है, जो कि जापान की करेंसी, वो भारतीय रिजर्व बैंक को दे देगा, और भारतीय रिजर्व बैंक उतनी येन का जो अमेरिकी डॉलर है वो जापान को दे देगा। सेम कंडीशन में अगर इंडिया के पास डॉलर की कमी आती है तो इंडिया क्या करेगा? भारतीय रुपया जापान को दे देगा और जापान उसके बदले में अमेरिकी डॉलर दे देगा। या एक दूसरे की करेंसी का भी एक्सचेंज कर सकते हैं जापान का सेंट्रल बैंक और भारत का सेंट्रल बैंक। तो यही है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, तो दोनों देशों की मुद्राओं को स्थिरता मिल सके, इसी उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। ये अरेंजमेंट या एग्रीमेंट आप इसको बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 75 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट है। आई होप समझ में आएगा। 75 अरब अमेरिकी डॉलर मतलब अधिकतम 75 अरब अमेरिकी डॉलर का ही एक्सचेंज किया जा सकता है। तो 2008 में ये पहली बार समझौता हुआ था, 2018 और 20 में रिन्यू हुआ था, और अब 2026 में एक बार फिर से इसे रिन्यू किया गया इंडिया और जापान के मध्य में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप सभी को पता है, पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था टी20 वर्ल्ड कप का, और इसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। न्यूजीलैंड के प्लेयर फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाए हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। फिन एलन, पहले यह जो रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम पर था। 2016 में क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप में 47 बॉल पर सेंचुरी बनाई थी। इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और टी20 वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड बनाए हैं 33 बॉलों पर शतक का न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने। किसके खिलाफ बनाया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया गया। आज शाम को फाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टी20 वर्ल्ड कप का। ठीक है ना, फिर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कोलकाता के ईडन्स गार्डन में यह पहला सेमीफाइनल खेला गया था। न्यूजीलैंड ने 170 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड को मिला था साउथ अफ्रीका से, लेकिन न्यूजीलैंड ने केवल 13 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। अभी जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, ये 10वां एडिशन है टी20 वर्ल्ड कप का। पिछली बार इंडिया जीता था 2024 में। आज देखते हैं हम डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं अपने खिताब को। ठीक है, चलिए। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी की यहां पर बात की जा रही है। तो दोनों अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट का पहला देश जो कि WHO ने जिसे लेप्रोसी फ्री घोषित किया है, यह है चिली। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। WHO ने इसे लेप्रोसी फ्री घोषित किया है। वैसे यह वर्ल्ड का दूसरा देश है जिसे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया, क्योंकि इनके पहले जॉर्डन ऐसा देश था जिसे 2024 में कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था पहली बार वर्ल्ड में, और अब दूसरा देश बना है चिली। अमेरिका के दोनों महाद्वीप मिला ले तो अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश जो कि लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया। जो चिली में जो लोकल एक्वायर्ड केस है लेप्रोसी का, वो 30 साल पहले मिला था 1993 में।
उसके बाद कोई भी लोकल एक्वायर्ड केस देखने को नहीं मिला है। तो अब फाइनली चिली को लेप्रोसी फ्री घोषित किया गया। देखिए कुष्ठ रोग की बात करें तो हैंसेन्स डिसीज के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज है ये। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के एक बैक्टीरिया से फैलती है ना। तो काफी सारे अगर हम इसके सिम्टम देखें, त्वचा पर घाव हो जाते हैं, जो हमारा नर्व सिस्टम है वो डैमेज होता है, कमजोरी आती है, आंखों में समस्या होती है। इसके इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। तो एक कुष्ठ रोग है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। एच के दुआ का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? एच के दुआ बहुत ही फेमस सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नई दिल्ली में 88 ईयर की एज में सीनियर जर्नलिस्ट एच के दुआ का निधन हुआ। 2009 से 2015 तक ये राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेट भी थे, एमपी भी रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। पत्रकारिता में इनके योगदान के लिए इन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में ये मीडिया एडवाइजर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और एच.डी. देवगौड़ा। इनके समय में ये मीडिया एडवाइजर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो 40 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का अनुभव है एच के दुआ को। इनका 88 ईयर की एज में हाल ही में निधन हो गया। 1998 में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है। जीआई टैग प्राप्त कार्बी एंगलोंग अदरक का पहली बार लंदन में एक्सपोर्ट किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? कार्बी एंगलोंग अदरक या जिंजर, ये असम राज्य से संबंधित है। पहली बार ही इसे विदेश में एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, कहां पर? तो पहली बार लंदन यूके ये भेजी गई है। पहला ट्रायल कंसाइनमेंट भेजा गया 1.2 मीट्रिक टन का। असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ये उगाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कार्बी एंगलोंग जिंजर या अदरक। ठीक है ना, पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसे भेजा गया है, लंदन भेजा गया है। 2015 में असम की इस अदरक को जीआई टैग दिया जा चुका है। असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। जो जूम की खेती होती है पूर्वोत्तर की भारत में, या फिर जो टीला कृषि पद्धति है, उसके माध्यम से इसे उगाया जाता है। इसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, तो सुगंध बहुत तेज होती है, और इसके अलावा चरखापन या तीखापन जो होता है ना, वो भी ज्यादा होता है। 2015 में इसको जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। और क्योंकि औषधि गुण है, तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कार्बी एंगलोंग जिंजर है, ये असम राज्य का प्रोडक्ट या अदरक है। अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल ये मनाया जाता है भारत की केरला स्टेट में। केरला में 10 दिन तक चलने वाला पर्व है अट्टुकल पोंगल। केरला के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है अट्टुकल भगवती टेम्पल, माता जी का मंदिर है ना। देवी भगवती या कन्नकी माता के रूप की पूजा की जाती है, जो कि पार्वती जी का रूप है। तो अट्टुकल भगवती टेम्पल में 10 दिन तक एक फेस्टिवल मनाया जाता है। मलयालम महीने के मकराम या कुंभम महीना इसे कहा जाता है, ये मार्च में आता है। 10 दिन तक चलने वाला ये जो पर्व है ना, देखो अट्टुकल भगवती टेम्पल है, तो यहां से एक अट्टुकल वर्ड आया। और पोंगल जो है ना, 9वें दिन एक मीठा प्रसाद बनाया जाता है इस मंदिर में भोग के लिए, चावल, गुड़ और नारियल से। इसे पोंगला कहा जाता है, मीठा प्रसाद। तो ये 2 वर्ड मिलकर बने हैं अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल। 10 दिन तक का जो फेस्टिवल है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी विमेन गैदरिंग माना जाता है। 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज है, 25 लाख महिलाओं ने एक साथ इसे मनाया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली एआई पावर्ड कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार एआई पावर्ड स्किल सेंसस किया है, और इसको नाम दिया है सक्षम कौशल जनगणना या सक्षम स्किल सेंसस। इंडिया में पहली बार एआई बेस्ड ये स्किल जनगणना की गई है। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा? देखो उद्देश्य क्या है, पहले ये समझो। राज्य में जो 18 से 40 साल के जो युवा है ना, उनकी स्किल का मूल्यांकन करना कि भाई कितने युवा हैं, उनमें कौन कौन सी स्किल्स है,
किस क्षेत्र में कौन सी स्किल है, किन युवाओं में किस स्किल की कमी है, इनका पूरा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, है ना। एक पोर्टल बना दिया गया है, लोग फिट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पोर्टल पर अपनी इंफॉर्मेशन फिट कर सकते हैं इस, और ये सारा डेटा दिया जाएगा एआई को। एआई एनालिसिस करेगा, समझेगा डेटा को और उसके आधार पर कंक्लूजन देगा कि राज्य में युवाओं में किस स्किल की कमी है, किस स्किल में महारत है। तो इन फ्यूचर महाराष्ट्र को अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करने में मदद मिलेगी कि कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च की जाए, युवाओं को कौन सा रोजगार दिया जा सकता है, कौन से एंटरप्रेन्योरशिप में किन युवाओं को जगह दी जा सकती है और युवाओं को रोजगार कैसे प्रोवाइड किया जाए। इन सभी के लिए यह सक्षम स्किल सेंसस किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इंडिया का पहला एआई पावर्ड स्किल सेंसस महाराष्ट्र ने किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 15,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा सके, ट्रेन किया जा सके और 5,000 को नौकरियां एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो महाराष्ट्र की योजना है या फिर महाराष्ट्र का ये स्किल सेंसस है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया स्पेन के शहर बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ना, इसका अगर हम उद्देश्य देखें ना तो पूरे वर्ल्ड में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना ग्लोबल लेवल पर, और जो टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट करना, उभरती हुई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और सुरक्षित और समावेशी नेटवर्क को बढ़ावा देना। इसके लिए आयोजित की गई स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। भारत की ओर से हमारे जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व किया था यहां पर। अच्छा, आयोजन कौन करवाता है? तो मोबाइल नेटवर्क जो कंपनीज है उनका एक एसोसिएशन है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन। इनके द्वारा 1987 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की शुरुआत की गई थी और इस बार 2026 में इसका 37वां एडिशन आयोजित किया गया स्पेन के बार्सिलोना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? द डर्मा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को। द डर्मा कंपनी इसका जो कॉस्मेटिक ब्रांड है ना, उसके लिए सन केयर कैटेगरी का जो ब्रांड है उसके लिए सानिया मिर्जा को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय स्किन केयर ब्रांड है द डर्मा कंपनी, 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में सानिया मिर्जा को एलन सोली जो कि क्लोथिंग ब्रांड है इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इसके अलावा तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर भी सानिया मिर्जा ही है। टेनिस प्लेयर, इंडिया की बहुत ही फेमस, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है इनको विमेन्स डबल में 2015 में। ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी है 3 बार, 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक में। अवार्ड देखिए सानिया मिर्जा के, तो अर्जुन अवार्ड 2004 में दिया गया था, पद्मश्री 2006 में, खेल रत्न अवार्ड 2015 में और पद्म भूषण फाइनली 2016 में दिया गया था सानिया मिर्जा को। तो ये हाल ही में द डर्मा कंपनी की स्किन केयर ब्रांड की बनी है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो यहां पर 2 से लेकर 8 मार्च तक के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। टॉप 25 करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सेल का लास्ट डे है तो आज सेल का फायदा उठाइएगा, चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।